नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक और दिलचस्प विषय आदरणीय उत्तरा दीदी उसमें हमारा मार्गदर्शन करने वाली हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है दिलचस्प, वो है कुंडली मिलान और सुखी वैवाहिक जीवन। वर्तमान संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि विवाह केवल भावनाओं पर आधारित जीवन नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे नैतिक, हमारे धार्मिक, हमारे सामाजिक दायित्वों से भी है। सुखी और वैवाहिक जीवन जो है दंपति को दीर्घायु बनाता है, लंबी आयु देता है, उनको संतुष्ट बनाता है। हमारे वेदों में भी दाम्पत्य जीवन को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पत्नी को घर की देवी या लक्ष्मी की तुलना की गई है, देवी कहा गया है। ये भी कहा गया है, आपने सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बहुत ही लोकप्रिय कथानक है। और ये भी माना जाता है भारतीय संस्कृति में कि स्त्री केवल भोग विलास की वस्तु नहीं है, घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर होती हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में वो सहयोग करती है, घर के सदस्यों की बीमारी में सेवा करती है और वंश चलाने के लिए संतानोत्पत्ति में भी सहायक होती है। तो इतने सारे कर्तव्य हैं। किंतु वर्तमान समय में हम ये पाते हैं कि कुछ दंपतियों को छोड़कर अधिकांश दंपतियों के मध्य एक सुखद समझ विकसित ही नहीं हो पाती। वो उनके हमेशा आपसी मतभेद चलते रहते हैं, असंतोष बढ़ता जाता है, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, दुखी रहते हैं और अक्सर अपनी समस्या समाधान के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि भाई क्या करें हम। ज्योतिषी कुंडली देखता है तो वो पाता है कि गुण भी मिले हुए हैं, है ना, मंगल दोष भी नहीं है, शुक्र और गुरु की स्थिति भी अच्छी है। तो फिर कुंडली में अलगाव की बातें क्यों करते हैं दंपति? इसके लिए जो है अनेक तो जो व्यवहारिक कारण होते हैं वो उत्तरदायी हैं और अनेक ज्योतिषीय कारण। लेकिन हमारी चर्चा यहाँ है कि हम कुंडली को किस प्रकार मिलाएं ताकि वो उनका अपना सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, है ना। हमारे साहित्य में भी बहुत सारे योग दे रखे हैं, गुरु का, शुक्र का, इस तरह से। लेकिन जो समस्याएं आ रही हैं उनके पीछे जो कारण है वो मैं संक्षेप में बताती हूँ कि देश काल और परिस्थितियों के कारण जो है सामाजिक मान्यताओं में अंतर आना, बहुत फर्क पड़ गया है पहले से। संचार साधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो गई है, उसका भी फर्क पड़ गया है। एक जगह की बातें दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाती हैं, समाचार एक सब पता लग जाता है। और स्त्री वर्ग का शिक्षित, अति शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, ये भी एक कारण है, हम उसको माने चाहे ना माने। और एक चीज और है, स्वार्थ की भावना में बढ़ोतरी। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो स्वार्थी हो गया है। उसमें बलिदान की जो प्रवृत्ति रहती है ना, आत्म बलिदान की, अपना सैक्रिफाइस करने की, वो प्रवृत्ति बहुत कम होती जा रही है। इसके अलावा प्रेम संबंधों की तो अधिकता होती है, किंतु विवाह के बाद वो लोग जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं, ये भी एक कारण है। और अगर ज्योतिषीय कारण हम देखें तो गुरु बल का क्षीण होना, यरा में गुरु का जो बल है, ग्रहों का भी बल रहता है, अभी वर्तमान समय में गुरु का क्षीण हो चुका है और शुक्र का बल जो है वो अधिक बलवान हो चुका है, जिसके कारण महिलाओं का महत्व बढ़ रहा है। प्रेम प्यार का प्रतीक जो है शुक्र, भोग विलास और वासनाओं को बढ़ावा देता है। अर्थात शारीरिक सुख की भूख विद्यमान जब तक रहती है तब तक वो पति पत्नी का धर्म निभाते हैं, और जब बाकी सारी अन्य जिम्मेदारियां होती हैं वो दूसरों पर डाल देते हैं। आपसी कटुता बढ़ जाती है इससे। व्यक्ति चाहता है कि परिवार के सारे सदस्य तो या अन्य सदस्य तो उसके प्रति समर्पित हों, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहता, तो इससे फिर कटुता बढ़ती है। इन्हीं विषमताओं को जानकर लड़के लड़की या उनके माता पिता जो हैं ज्योतिषियों के पास जाकर इसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और उनके पारिवारिक भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जितनी कुंडलियां कम से कम मेरे पास या आपके पास भी आती होंगी,
उसमें से अधिकांश कुंडलियां पारिवारिक जीवन, पारिवारिक संबंध या वैवाहिक संबंधों को लेकर होती हैं, शादी के संबंध को लेकर होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, मिलान करते हैं कुंडली का, तो अधिकतर हम केवल गुण मिलान पर ही जोर देते हैं। कुल 36 गुण माने गए हैं, उनमें से अलग अलग चंद्रमा के हिसाब से हम उनको कैलकुलेट करके, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है लड़का या लड़की का, उसके आधार पर कैलकुलेट करके और हम उनके गुण मिलान कर देते हैं। इसके अतिरिक्त एक और मेन चीज हम देख लेते हैं कि मंगल दोष का क्या है कुंडली में। यदि मंगल दोष होता है तो उसका भी मिलान कर देते हैं, मंगलिक है दोनों की नहीं, या किसी एक के शनि है तो उसका भी मिलान कर दिया जाता है। ओके कि चलेगा, जिन जिन भाव में मंगल होना चाहिए वहां शनि है तो शनि उसको दुरुस्त कर देगा या शांत कर देगा। किंतु ये अनुभव के आधार पर जो हम देखते हैं वो हम ये पाते हैं कुंडलियों के आधार पर कि 25% मिलान तो गुण मिलान हो गया जो हम केवल चंद्रमा से मिलाते हैं, और मान लीजिए 25% मिलान मंगल से भी हमने कर लिया, 50% मिलान हो गया। फिर भी बाकी बचे हुए 50% का क्या, उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें, अगर कुंडली हमारे पास मिलाने के लिए आती हैं तो हमें सबसे पहले गुण मिलान कर लेना चाहिए, उसके बाद मंगल मिलान करना चाहिए, और दोनों की कुंडलियां, वर और वधू, वर और कन्या, दोनों की कुंडलियों को अलग अलग रूप से उनका विश्लेषण करना चाहिए। जैसे उनका स्वास्थ्य, उनका धन मतलब रुपया पैसा, संतान सुख, उनका सामंजस्य, उनकी जॉब, वर्किंग कैपेसिटी, इन सब बिंदुओं पर हमको अलग अलग एक एक चीज को लेकर विचार करना चाहिए, तभी हम उनका सही कुंडली मिलान कर सकते हैं। केवल गुण मिलान से नहीं हो पाएगा। तो हम वर्तमान संदर्भ में ये कोशिश करते हैं, प्राचीन समय को जाने दीजिए, अब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें वर्तमान समय की समस्याओं के अनुसार ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि वर और वधू दोनों की लग्न क्या है। जैसे हम चंद्रमा का षडाष्टक देखते हैं कि चंद्रमा वर का और वधू से षडाष्टक है या कुछ और संबंध तो नहीं है, द्विद्वादश, उसी प्रकार हमें लग्न का लग्न से भी षडाष्टक देखना चाहिए। समसप्तक लग्न जो है वो बहुत अच्छी मानी गई है एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए। तो ये जरूर हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि भाई दोनों का लग्न क्या है। अगर इनका षडाष्टक होगा तो उनके स्वभाव और प्रकृति में, स्वास्थ्य में बहुत ही उचित मैच नहीं होगा और वे आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए लग्न भाव से कि दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि लग्न शरीर है और वैचारिक मतभेद भी देता है वो आपके विचारों को। तो ये चीज हमें, उसके चरित्र की विशेषताएं, तो ये हमें जान लेनी चाहिए। तो इसको जानकर हम एक दूसरे को सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 2 है, आजकल रुपए पैसे का बहुत महत्व बढ़ गया है, हालांकि सभी समय में रहा है लेकिन वर्तमान समय में और अधिक है। तो दोनों कुंडलियों में हमें इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से उनकी धन की स्थिति, अर्थात सेकंड हाउस, धन भी है और कुटुंब भी है, वो स्थिति भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जीवन में वो आर्थिक रूप से संतुष्ट रहेंगे या नहीं। क्योंकि समस्याओं में, आधी समस्याओं में जड़ तो धन की कमी या आर्थिक पक्ष ही होता है। तो वो भी हमें उन दोनों की कुंडलियों में देख लेना चाहिए अच्छी तरह से। इसके बाद आता है सुख स्थान। धन और सुख एक तरह से थोड़े मिलते जुलते ही हैं, लेकिन सुख स्थान भी कभी कभी कोई ऐसे ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, शनि यदि 4th हाउस में होता है तो आदमी कितना भी, किसी चीज की उसके पास कमी नहीं हो, लेकिन वो मन ही मन में दुखी रहता है, क्योंकि शनि दुख का कारक है और हमारे सुख स्थान में आके बैठ जाता है वो। तो मनुष्य सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट रहता है, ये एक रहती है आदत। तो हमें सुख स्थान को भी देख लेना चाहिए कि पापग्रस्त तो नहीं है, अफ्लिक्टेड तो नहीं है। इसके अलावा हमें पंचम भाव, प्रमुख रूप से संतान पक्ष, क्योंकि जब विवाह होता है तो ये अपेक्षा रहती है कि भाई संतान कैसी रहेगी, कब होगी। अब आजकल आप एक चीज और देख लें कि जो विवाह हैं लड़कियों के भी काफी देरी से होने लगे। पहले जिस उम्र में लड़कों के विवाह होते थे, आजकल उस उम्र में लड़कियां विवाह करती हैं। 25 से 28, 30, कई 32 भी हो जाती हैं। तो संतान पक्ष उनका देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रोजेनी मेन है वो स्त्री पक्ष की।
तो संतान और समस्याएं आती हैं संतान की, क्योंकि लेट मैरिज होती है तो संतान पक्ष में समस्याएं आती हैं। तो ये हमें दोनों की कुंडली में देखें, पति की भी में भी पत्नी की में भी, कि संतान पक्ष संतान सुख की क्या स्थिति है। और आपसी प्रेम जो है वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं, उनका आपसी। और पंचम भाव से हम लड़के की कुंडली या लड़के की कुंडली में देखते हैं। और 11th हाउस जो कि हमारे जीवन साथी का पंचम भाव है, उसको भी हमें इस संदर्भ में देख लेना अत्यंत आवश्यक। उसके बाद जैसा हमने लग्न देखा वैसे ही हमें सप्तम भाव देखना चाहिए कि उनका आपसी सामंजस्य कैसा रहेगा, वर या वधू का नेचर कैसा रहेगा, वहां पे कौन से ग्रह हैं जो उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को प्रभावित करेंगे। ये चीज हमें अवश्य ही ध्यान से देख लेनी चाहिए। नहीं, और पापग्रस्त नहीं होने चाहिए लग्न। अगर लग्न पापग्रस्त होगी तो सप्तम भाव भी पापग्रस्त हो जाएगा उसकी दृष्टि से। अगर सप्तम भाव पापग्रस्त है तो लग्न भी पापग्रस्त हो जाएगा। तो ये देखना बहुत ही जरूरी है। अक्सर हमने देखा है कि मंगल, राहु या शनि वगैरह यदि ये रहते हैं तो ये आपसी संबंधों में को बिगाड़ने का काम अधिक करते हैं, या फिर स्वस्थ नहीं रहने देते, किसी न किसी कारण से व्यक्ति बीमार रहता है। ये उसके बाद हम ये देखते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां भी वर्किंग हो गई हैं, काम करती हैं, अपने काम को छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो दोनों की कुंडलियों में कार्य और व्यवसाय की क्या स्थिति है। और इसमें विशेष रूप से पुरुष की तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो तो कमाने की मेन धुरी है, व्यवसाय उसके लिए तो अत्यंत ही आवश्यक है। और जो लड़की की कुंडली में हमें वर्किंग दिखता है कि वो सर्विस करेगी, तो हमें साथ में ये भी देख लेना चाहिए कि वो घर पे कितना ध्यान दे पाएगी, घर गृहस्थी की समस्या हो, क्योंकि वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पाती है और वो भी एक पारिवारिक दुख का कारण बनता है। अब वो भी क्या कर सकती है, वो दिन भर नौकरी करेगी, फिर घर भी संभालो, उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये चीज हमें अवश्य देख लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को कौन संभालेगा, घर में बड़े बूढ़े इन लॉज हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, ये बहुत समस्या है। तो ये चीज भी हमें देख लेनी चाहिए कि कैसा है उसकी स्थिति। एकादश भाव के बारे में हमने बताया ही कि उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करें, क्योंकि वो सप्तम भाव से पंचम भाव भी है और हमारी मनोकामना पूर्ति का भी भाव है, जिससे हमारी मन की इच्छाएं जो रहती हैं वो पूरी होती हैं। हम विवाह भी देखते हैं तो उसमें सप्तम भाव के साथ साथ जो उसके सहायक भाव हैं, 2nd हाउस और 11th हाउस, इनको भी हम देखें, क्योंकि दोनों का आपसी जो परमानेंट टाई ऑफ फ्रेंडशिप है पति और पत्नी की, वो 11वें भाव से ही देखी जाती है। स्थायी मित्रता जिसको हम कहते हैं, घनिष्ठ मित्रता, वो देखने के लिए अंत में जो आता है वो द्वादश भाव आता है, जो कि शय्या भाव है, शय्या सुख का स्थान। वहां पर यदि पाप ग्रह होते हैं, विशेषकर मंगल या शनि जो है, तो मंगल जो है वो उग्रता बढ़ाता है, उसके कारण भी पारिवारिक जीवन में परेशानी होती है, दाम्पत्य जीवन में। और या अगर शनि होता है तो वो बहुत ही ठंडापन लाता है, तो रिश्तों में जो गर्माहट होनी चाहिए वो नहीं रह पाती है, उसकी कमी आती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के अलावा एक और चीज जो है कि कुंडली में हमें ये चीज अवश्य देखनी चाहिए कि कुंडली में 6ठे और 12वें भाव में तो अधिक ग्रहों की स्थिति नहीं है। कईयों के होता है 6ठे भाव में और 12वें भाव में बहुत ग्रह होते हैं, और विशेष रूप से गुरु और शुक्र, ये जो है हमारे वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाले, प्रेममय बनाने वाले, और गुरु जो है स्थायित्व देने वाला या संतान का कारक है स्वाभाविक, इन ग्रहों की स्थिति अवश्य देख लें। तो यदि 6ठे और 12वें भाव में अधिक ग्रह होते हैं तो या तो पति पत्नी साथ साथ नहीं रह पाते, उसके बढ़ते रहते हैं, या ट्रांसफरेबल जॉब भी हो सकता है। और अगर वो साथ साथ रहते हैं तो उनके आपस में किसी ना किसी बात पे मतभेद बढ़ते रहते हैं। बहुत हमने कईयों के देखे 6ठे 12वें भाव ऑपरेट होते हैं, और अगर दोनों वर्किंग है तब तो बहुत ही मुश्किल है। और विशेष रूप से अंत में जो चीज देखनी चाहिए वो ये है कि उनकी दशाएं कैसी चलेंगी भविष्य में आने वाली। वर्तमान समय में तो अच्छी चल रही हैं, लेकिन भविष्य की दशाएं उनको किस प्रकार के फल दें, तो वो पारिवारिक सुख बढ़ाने वाली हैं, व्यवसायिक उन्नति देने वाली हैं, या परेशानियां बढ़ाने वाली हैं। इस चीज पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, देख लेना चाहिए, और उनको बता भी देना चाहिए कि देखो उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे, हर वक्त अच्छी अच्छी दशा आपके मन लायक दशा है ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये 10 बिंदुओं पर जब भी हम किसी की कुंडली मिलान पर विचार करें तो इन 10 बातों पर अवश्य ध्यान दें, तभी हम सही तरीके से मिलान कर सकते हैं।
ताकि विवाहित जोड़े का जो भविष्य है वो सुखद रहे। हालांकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है, लिमिट्स रहती हैं, क्योंकि इसके साथ साथ हमें देश, काल और परिस्थिति का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। कुंडली गुण चाहे कभी कभी हम देखते हैं कि कम मिले, लेकिन अगर उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कंपैटिबिलिटी अच्छी आ रही है उनकी, तो फिर उनका जीवन जो है हंसते खेलते और अपने आपसी सामंजस्य निभाते व्यतीत हो जाएगा वो। वरना थोड़ी बहुत परेशानियां तो जीवन में सबके आएंगी, क्योंकि कुंडली में छठा या 8वें और 12वें भाव तो हैं ही, उनके फल तो हमें कभी ना कभी तो प्राप्त होंगे, उसके कारण परेशानी आएगी, लेकिन वो कम भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम कुंडली मिलान करेंगे तो अधिकांश लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी व्यतीत होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बढ़िया, एकदम से सटीक, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातचीत आपने आज फिर से बताई दी। अक्सर लोग देखते नहीं है इन सब चीजों को, मैंने देखा है, बस गुण मिला दिए और हो गया काम। जी, मैं तो इससे भी आगे के कुछ स्टेप्स देखता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल देखने चाहिए। हाँ, कि किसी के जीवन में कोई आ रहा है तो कहाँ कहाँ किन किन संबंधों में अच्छाई होगी या खराबी पैदा होगी। हाँ, वो होगी, वो जरूर होगी। हाँ, एक संबंध सुधरेगा तो दूसरा बिगड़ेगा। हाँ, नहीं, क्योंकि हर भाव का व्यय भाव है। हाँ, कई बारी सारे संबंध ठीक रह जाते हैं और कई बारी सबके साथ संबंधों में जो है परिवर्तन आ जाता है। विवाह होते ही वो कुटुंब से छूट जाएगा, उनसे संबंध रखने में उसकी इच्छा कम हो जाएगी, अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी सी चीजें बताई और वो सभी बहुत उपयोगी हैं। मैं आशा करता हूँ सभी को आपकी मार्गदर्शन में हमेशा से गाइडेंस मिलती रही है और वो आगे भी मिलती रहेगी, और हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे कि आपने निस्वार्थ भाव से पूरे ज्योतिष जगत के लिए कार्य किया। इसी के साथ मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।